गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। भूगोल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप जानते हैं कि हम कक्षा 12 मानव भूगोल का मूल सिद्धांत जो हमारा पुस्तक है वो चल रही है। उसमें हम चैप्टर नंबर 6 द्वितीयक क्रियाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ टॉपिक उसके कवर कर लिए हैं। जैसे कि हमने बात की थी कुछ उद्योगों की, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की हमने बात करी पिछली वीडियो में कर ली है। आज उससे आगे टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो उससे आगे का जो आज का टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक है हमारा उत्पाद या उत्पादन पर आधारित उद्योग, उसी उद्योग के क्रम में। ठीक है, तो उत्पाद या उत्पादन पर आधारित उद्योग क्या होते हैं। तो आप जानते हैं, जब आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार की मशीनें, विभिन्न प्रकार के औजारों को देखा होगा, आप देखते हैं कि वो सारे के सारे औजार या मशीनें लोहा इस्पात की बनी होती हैं। और हालांकि आप जानते हैं कि लोहा इस्पात भी एक उद्योग है। तो अब यहाँ समझना होगा कि उत्पाद पर या उत्पादन पर आधारित उद्योग क्या होते हैं। मैंने भी यहाँ थोड़ा जिक्र किया लोहा इस्पात उद्योग का। तो आप यहाँ समझ लीजिए, आप देखिए वे उद्योग जिनके उत्पाद किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं उत्पादन या उत्पाद पर आधारित उद्योग। उदाहरण के लिए जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर हमें वस्त्र उद्योग लगाना होगा तो आप जानते हैं वस्त्र उद्योग लगाने के लिए लोहा इस्पात की आवश्यकता होगी। लोहा इस्पात उसमें मशीनें बनाने का, उस जो लोहा उसमें सूती वस्त्र उद्योग में जो मशीनें बनी होंगी सबसे पहले वो लोहा इस्पात से बनेगी। तो यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग जो है वो क्या हुआ, एक आधारित उद्योग हो गया वस्त्र उद्योग के लिए। तो यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि आधारित उद्योग हमारे ऐसे कहलाते हैं, या ऐसे उद्योग आधारित उद्योग कहलाते हैं जो अन्य दूसरों उद्योगों के लिए आधार का कार्य करें, नींव का कार्य करें। जैसे लोहा इस्पात उद्योग की मैंने बात की, तो लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग होता है अन्य उद्योगों के लिए। किसी प्रकार का आप उद्योग लगाने का प्रयास करेंगे तो आपको जो मशीनरी मिलेगी, जो भी आप उस पर टीन शेड या जो भी आप जो भी उसकी एक पूरी स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे तो पूरी विभिन्न प्रकार से देखेंगे तो लोहे इस्पात उद्योग पर ही निर्भर होगी। जैसे आप पिलर की बात करते हैं तो पिलर में आप डालते हैं आयरन यानी सरिया डाला जाएगा, तो सरिया वो किस पर डिपेंड करता होगा, हमारा लोहा इस्पात उद्योग पर। मशीनें लगेंगी तो मशीनें लोहा इस्पात उद्योग से बन करके आएंगी। इसीलिए कहते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग हमारा क्या है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि आधारभूत उद्योग क्या होते हैं और उत्पादन पर आधारित उद्योग क्या होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुछ ऐसे उद्योग हैं जो ऐसे उद्योग होते हैं जिनको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं और उपभोक्ता उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं बिस्कुट, चाय वगैरह वगैरह, चाय की बात कर लीजिए, बिस्किट की बात कर लीजिए, तो ये हमें प्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसे उद्योग को कहते हैं हम गैर आधारित उद्योग भी कहते हैं, गैर आधारित उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि ये उद्योग केवल उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से माल उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं और उपभोक्ता के लिए माल बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक था। अब आगे हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। अगला टॉपिक हमारा रहेगा स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो यहाँ आपको ये समझना होगा, स्वामित्व का मतलब होता है स्वामी, यानी स्वामी होने के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं, उद्योग होते हैं यहाँ पर। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निजी उद्योग। ठीक है, निजी उद्योग का मतलब होता है यानी ऐसे उद्योग जिनका नियंत्रण या जिनके कोई स्वामी जो है व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिगत स्वामी होते हैं। कोई पार्टिकुलर इंसान उसका स्वामी होता है, उसके नियंत्रण में सारी वो इकाई होती है, उसे ये कहते हैं हम निजी उद्योग कहते हैं। यानी ऐसे उद्योग जिनका कोई स्वामी व्यक्तिगत हो, व्यक्ति हो, कोई एकांक व्यक्ति हो सकता है, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, उसको क्या कहते हैं हम निजी उद्योग कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की उद्योग, जैसे हम बात करते हैं रिलायंस उद्योग की हम बात कर लीजिए, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग और भी हैं कुछ, ये हमारे क्या कहलाते हैं, निजी उद्योग कहलाते हैं। इस प्रकार के उद्योग निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं और इनमें पूंजी निवेश कोई व्यक्ति, पार्टिकुलर व्यक्ति करता है। ठीक है, अधिकतर जो पूंजीशील व्यक्ति हैं वो निजी क्षेत्र का संचालन करते हैं। जिनके पास अधिक पूंजी होती है तो वो अपना उद्योग लगा लेते हैं, तो वो जो उद्योग लगाया जाएगा वो निजी क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा नंबर 2 होता है
सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग। ठीक है, तो ये क्या होता है, यानी अभी हम इसका जो हमने बात की थी निजी उद्योग, इसका अपोजिट रहेगा। इसमें आप देख रहे हैं व्यक्तिगत स्वामी होता है, कोई एक पार्टिकुलर इंसान स्वामी हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक उद्योग का मतलब होता है ऐसे उद्योग जिन पर सरकारी नियंत्रण होता है, ऐसे उद्योग का जो मेन उद्देश्य होता है वो जन कल्याण होता है, उनसे जो आय होती है, उनसे जो उत्पादन होता है वो जन कल्याण के लिए होता है। सरकारी संगठन या सरकारें जो होती हैं, विभिन्न प्रकार की सरकारें इस उद्योग को नियंत्रित करती हैं, विभिन्न सरकारें इस उद्योग को नियंत्रित करती हैं, कहलाते हैं हमारे सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक का मतलब आप समझते हो सभी लोगों के लिए जो उद्योग लगाया जाता है। अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो इन पर जो होता है सभी लोगों का हक होता है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कंपनीज हैं, सरकारी कोई चीनी मिल है या सरकारी कोई भी आप इकाई ले लीजिए, सरकार के अंडर में कार्य कर रही है, तो वो सरकार ने जो लगाई है वो अपने पास से पार्टिकुलर पैसे से नहीं लगाई है, वो जो लगाया है हम जनता के टैक्स से, पूरी जनता के टैक्स के माध्यम से लगाया है और उसका नियंत्रण सरकार करती है, लेकिन उसका जो उत्पादन है वो सभी कल्याण के लिए किया जाता है, उससे जो आय होती है वो सार्वजनिक कार्यों में लगाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम सार्वजनिक उद्योग। ठीक है, आगे नंबर 3 हमारा है संयुक्त क्षेत्र के, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या संयुक्त उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या संयुक्त उद्योग, ऐसे निजी क्षेत्र के उद्योग या निजी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग या सार्वजनिक उद्योग, तीनों में मतलब क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग वो होते हैं ऐसे उद्योग जिनका संचालन निजी क्षेत्र और सरकारी संगठन मिलकर के एक साथ उसमें क्रियान्वयन कर रहे होते हैं, तो उद्योग क्या कहते हैं, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। ऐसे उद्योग विकास को आगे बढ़ाने के क्रम में लगाए जाते हैं, जिनका सरकारी से सहायता प्रदान होती है, और निजी क्षेत्र को कोई व्यक्ति उसको लगाने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें दोनों की भागीदारी होती है, सरकार उस आमदनी को सार्वजनिक कार्यों में लगाती है। यानी ऐसे उद्योग जो निजी और सार्वजनिक यानी सरकारी और व्यक्तिगत दोनों ही के नियंत्रण में होते हैं, दोनों आपसी सहयोग से ऐसे उद्योग का संचालन करते हैं, तो उन्हें कहते हैं हमारे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने बड़े पैमाने के उद्योग में दो प्रकार के उनके विभाजन किए थे, दो उद्योग पढ़े थे हमने बड़े पैमाने के उद्योग में। एक था हमारा परंपरागत बृहत पैमाने के उद्योग, दूसरा था हमारा उच्च प्रौद्योगिकी बृहत उद्योग, यानी दोनों में थोड़ा अंतर था। तो आइए उनके बारे में थोड़ा सा आज जिक्र करते हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे बड़े पैमाने के यानी परंपरागत वाले, परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग, परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग, इनके बारे में। तो विशेषता के बारे में आपने उस दिन थोड़ा जान लिया था, तो एक बार जिक्र करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग के बारे में आप जानते हैं, परंपरागत रूप से उद्योग चल रहे होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के जो आधुनिक तकनीक है वो इस्तेमाल नहीं होते हैं, श्रमिकों की संख्या इनमें अधिक होती है, रोजगार के साधन इसमें, रोजगार के अवसर इसमें ज़्यादा होते हैं, और उसमें कम दक्ष कहना चाहिए अर्धकुशल श्रमिक इसमें कार्य करते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्रकार उद्योगों में चिमनियों का अधिक इस्तेमाल होता है, तो इन्हें चिमनी उद्योग भी कहते हैं। इन उद्योगों में खादानों के निकट ही धातु पिघलाने का, भारी इंजीनियरिंग का, कपड़े निर्माण का या रसायन निर्माण का कार्य के अंतर्गत किया या उनका उत्पादन इसमें किया जाता है। और इसलिए मैंने पहले बोल भी दिया है क्योंकि इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि ये जो उद्योग है इनके समीप में, इनके माध्यम से प्रदूषण अधिक मात्रा में बढ़ता है, इनके द्वारा अवशिष्ट पदार्थ, कचरा वगैरह यहाँ तहाँ फैल करके गंदगी फैलाता है, प्रदूषण फैलाता है। तो आप जानते हैं, अब बात करते हैं हम परंपरागत उद्योग से आगे ही हम एक टॉपिक आता है जिसके बारे में बात करेंगे, जर्मनी का रूहरकेला क्षेत्र। जर्मनी का जो परंपरागत उद्योग को प्रदर्शित करता है, परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग को प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है, जर्मनी का रूहरकेला क्षेत्र। तो आप जानते हैं यह जो कोयला होता है वो लोहा इस्पात उद्योग के लिए आधार का कार्य करता है। लोहा पिघलाने के लिए कोयले की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं
कि यह लंबे समय से जो जर्मनी का रूहुर कोयला क्षेत्र है लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। आप जानते हैं कोयला, लोहा एवं इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। कोयले की अब धीरे धीरे कोयले की मांग में कमी आने के कारण कोयले का क्षेत्र भी संकुचित होने लगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ जो लोहा इस्पात के जो भंडार थे धीरे धीरे वो भी समाप्त होने लगे, जिसकी वजह से यहाँ कोयले के उत्पादन में भारी गिरावट आई। आपको ध्यान रखना है कि यह जर्मनी यूरोप का 80% कोयला उत्पादक क्षेत्र रहा है। और धीरे धीरे यहाँ प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी, मांग कम होने लगी, और अब जो बात करें उत्पादन की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगी है। जर्मनी का 80%, मैंने गलत बोल दिया, जर्मनी का जो 80% कोयला है वो रूहुर क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। रूहुर एक कोयला क्षेत्र है जर्मनी का, जो प्रमुख केंद्र भी है, जिसके बारे में बात हम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग परंपरागत उद्योग के क्रम में। परंपरागत उद्योग के क्रम में हम बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग की। लोहा इस्पात उद्योग, तो आप जानते हैं लोहा इस्पात का उद्योग जो लगाया जाता है वो ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहाँ पर लौह अयस्क के क्षेत्र होते हैं, लौह अयस्क की खानें होती हैं। आप जानते हैं लोहा इस्पात बनाने के लिए हमें लौह अयस्क की आवश्यकता होती है, साथ साथ उसके हमें कोयला या अन्य विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे चूना पत्थर। कोयले की हम बात कर चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोयला और चूना पत्थर लोहे को गलाने के कार्य में, जो लोहा अयस्क हमें प्राप्त होता है उसको गलाने के कार्य में आता है। लोहा अयस्क जब गल जाता है, पिघल जाता है, यानी उसको भट्टियों में पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद एक कच्चा लोहा, शुद्ध कच्चा लोहा वहाँ से प्राप्त किया जाता है। और कच्चे लोहे को फिर लोहा इस्पात बनाने के लिए विभिन्न अन्य तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे मैग्नीज। यानी कच्चे लोहे में जो हमने कच्चा लोहा प्राप्त किया था गलाने के बाद से, उसमें मैग्नीज को डाल करके, मैग्नीज का मिश्रण तैयार करके उससे लोहा इस्पात बनाया जाता है। तो आप जानते हैं लोहा इस्पात उद्योग के लिए हमें बहुत सारे तथ्यों को ध्यान में रखना होता है। जब लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करते हैं तो विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। श्रमिक भी हमें ध्यान में रखने होते हैं, परिवहन के साधन भी हमें ध्यान में रखने होते हैं, शक्ति के साधन भी हमें ध्यान में रखने होते हैं। और ऐसे क्षेत्रों को हमें वहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है जहाँ कच्चे माल के लिए लोहा अयस्क भी प्राप्त हो सके, और जो हमने अन्य पदार्थों की बात की थी, जैसे कोयले की बात की थी हमने, चूना पत्थर की हमने बात की थी, या मैग्नीज की हमने बात की थी, वो आसानी से वहाँ पर प्राप्त हो सके। आप जानते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग को हम भारी उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो बनाए गए उत्पाद होते हैं, जो लोहा इस्पात की चादर होती हैं, वो भारी भरकम होती हैं, उनका वजन काफ़ी होता है। दूसरा, लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योग के लिए आधारभूत उद्योग भी होता है, जो हम पहले अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के उद्योग को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा लोहे की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लोहा इस्पात उद्योग को स्थापित करते समय इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अब बात आती है इसके वितरण की। आप जानते हैं लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और यह एक जटिल उद्योग है। तो इसका जो वितरण है, इसका जो संकेंद्रण है, पूरे विश्व में विभिन्न स्थानों पर मिलता है। एशिया के विकसित देशों में, यूरोप में, अमेरिका में, अन्य देशों में भी इसका संकेंद्रण मिलता है। अगर हम बात करें पिट्सबर्ग की, तो पिट्सबर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अब इसका महत्व, लोहा इस्पात उद्योग का उत्पादन और महत्व दोनों ही घट रहा है, इसलिए इसको इस क्षेत्र को जंग का कटोरा भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है जंग का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आंसर होना चाहिए पिट्सबर्ग एक देश है, पिट्सबर्ग के लोहा इस्पात क्षेत्र को जंग का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा संयुक्त रूस, पिट्सबर्ग के बारे में बात मैंने की, संयुक्त रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, उत्तरी अफ्रीका की बात करें, या मध्य एशिया के विभिन्न देशों की बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात का संकेंद्रण मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य और देश हैं जिनके बारे में आप विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। तो आप जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग भी परंपरागत बड़े उद्योग के क्रम में सम्मिलित होता है, क्योंकि प्राचीन समय से ही हमारे वस्त्रों की आपूर्ति होती रही है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों से हमें वस्त्र बनाए जा रहे होते हैं। अब आप जानते हैं सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग के लिए आपको आवश्यकता होती है कच्चे माल के लिए। आप जानते हैं
कपास की या रुई की, जिससे हम धागा बनाते हैं। धागा बनाने के बाद हम वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार जैसे हमने लोहा इस्पात उद्योग की बात की थी, तो इसी प्रकार से हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग को अगर हमें स्थापित करना है तो विभिन्न बातों का हमें ध्यान इसमें भी रखना होगा। जैसे हम बात करते हैं कच्चे माल के क्षेत्र में, कच्चे माल के समीप हमें इस क्षेत्र को लगाना चाहिए और इस उद्योग को लगाना चाहिए, उस उद्योग को कच्चे माल के समीप ही हमें आसानी से लगाना चाहिए, जहाँ से आसानी से हमें कच्चा माल प्राप्त हो सके। या शक्ति के साधन सुलभ हो, श्रमिक अच्छे होने चाहिए, कुशल होने चाहिए। इसके साथ साथ परिवहन के साधन हो, इसके साथ साथ नम जलवायु का क्षेत्र होना चाहिए, जिससे धागा टूटे ना, धागा नम रहे। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और पानी की आवश्यकता अधिक होती है, तो स्पेशली नदी के किनारे या सागर तट पर इसको स्थापित किया जाता है, जहाँ पर आसानी से पानी शुद्ध जल प्राप्त हो सके। और आप जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए अच्छी किस्म की कपास होना चाहिए, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने इसके सूती वस्त्र उद्योग पर भी बल दिया था, जिसमें खादी वस्त्र उद्योग के बारे में जिक्र भी किया जाता है। और हथकरघा और बिजली करघा में इस प्रकार के उद्योग को चलाया जाता है। बिजली करघा में कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, हथकरघा में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो रूप है वो परिवर्तित हो रहा है। बात करें इसके वितरण की, तो इसका वितरण भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, उज्बेकिस्तान, अन्य क्षेत्रों में इसका वितरण पाया जाता है। यानी इन देशों में इसके केंद्र स्थापित हैं। इसके साथ साथ पश्चिमी यूरोप की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, मिस्र की बात कर लीजिए, ये भी आयातित कपास यानी आयातित धागे के माध्यम से सूती वस्त्र उद्योग चलाते हैं, सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं। अकेला यूरोप पूरे विश्व का आधा कपास मतलब 50% कपास आयात करता है। आधुनिक समय में इस जो प्राचीन हमारा धागा है उसको आधुनिक कृत्रिम धागे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, कंपेयर हो रहा है, कंपटीशन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के दशाएं हमारे सूती वस्त्र उद्योग में देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उच्च प्रौद्योगिकी वृत्त उद्योग। उच्च प्रौद्योगिकी वृत्त उद्योग के बारे में आपको पहले बता चुका है। इन उद्योगों में एक बड़े पैमाने के उद्योग तो होते हैं, लेकिन इसमें उच्च प्रौद्योगिकी और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुशल श्रमिक होते हैं और इसमें इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह वगैरह इसमें सम्मिलित होते हैं इस प्रकार के उद्योग में। और संपूर्ण शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक श्रमिकों का होता है। व्यावसायिक श्रमिकों को सफ़ेद कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था चैप्टर का हाइलाइट्स। हमने इस चैप्टर को हाइलाइट्स किया, कुछ टॉपिक हमने कवर किए और ये चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, आपको क्वेश्चन करने हैं, उसका फ़ोटो हमें भेजना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहला होता है द्वितीय क्रियाएं क्या हैं। द्वितीय क्रियाएं क्या है। नंबर 2, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। नंबर 3, विनिर्माण उद्योग के प्रकार। निर्माण उद्योग के प्रकार, विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। शॉर्ट में करना है, केवल नाम लिखने होंगे। नंबर 4, क्वेश्चन रहेगा कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। नंबर 5 रहेगा 2 कृषि आधारित उद्योगों का नाम लिखिए। 2 कृषि आधारित
उद्योगों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 6, 2 खनिज आधारित जल्दी जल्दी लिखना है, आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। ठीक है, ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, जल्दी से आपको लिखने हैं। सॉरी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब आपको कुछ क्वेश्चन लिखने हैं शॉर्ट, लघु टाइप से रहेंगे। घर पे आप होमवर्क करते रहिएगा। लघु विस्तृत क्वेश्चन कराने का आपको समय दिया जाएगा जब सेशन स्टार्ट होगा। शॉर्ट प्रश्न नंबर 1 है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? प्रश्न नंबर 3 रहेगा आपका, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 4 रहेगा आपका, सूती वस्त्र उद्योग की आवश्यक दशाएं क्या हैं? यानी सूती वस्त्र उद्योग को हमें स्थापित करना है तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में हमें रखना होगा। जैसे मैंने बात भी की थी, श्रमिकों की बात की थी, या शक्ति के साधनों की बात की थी, मशीन चलाने के लिए, श्रमिकों के लिए, और नमी की बात की थी, पानी की बात की थी, परिवहन की बात की थी। सारे क्या है हमारे सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक दशाएं बन जाती हैं। इनको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं और इस प्रकार चैप्टर लगभग पूरा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए किसी चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।